हेवल्स का नाम सुनते ही ये कंपनी आपको विदेशी लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी शुद्ध देसी है। इस कंपनी की शुरुआत हवेली राम गांधी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। इन्होंने अपने देसी नाम हवेली राम को थोड़ा सा मॉडर्न और स्टाइलिश कर दिया और कंपनी का नाम रख दिया हेवल्स। जैसे आजकल वो होता है ना, संदीप का सैंडी, सिद्धार्थ का सिड, माधव शास्त्री का मैडी, ठीक वैसे ही हवेली राम का हेवल्स। तो इस कंपनी की शुरुआत की थी हवेली राम ने, लेकिन इस कंपनी ने आज जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है उसका सारा श्रेय जाता है इन्हें, कीमत राय गुप्ता उर्फ क्यूआरजी। ड्राइंग टीचर के रूप में काम करने वाले इस क्यूआरजी ने इस ब्रांड को खरीदा था और बाद में उन्होंने इस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया कि आज दुनिया भर के 60 से भी ज्यादा देशों में इस कंपनी का एक्सपांशन हो चुका है। 6,500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 14,000 डीलर नेटवर्क है, 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और 40,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन है। तो सवाल यह है, किसी जमाने में ड्राइंग टीचर के रूप में काम करने वाले क्यूआरजी ने इस ब्रांड को इतना बड़ा कैसे कर दिया? हेवल्स का आज तक का सफर कैसे रहा? इस कंपनी को इतना बड़ा करने के लिए उन्होंने कौन से बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1958 में, जब 21 साल के ड्राइंग टीचर कीमत राय गुप्ता गर्मियों की छुट्टी में कुछ दिनों के लिए पंजाब से दिल्ली में अपने चाचा के घर आए थे। दिल्ली का भगीरथ पैलेस इलाका, जो इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पर उनके चाचा की गुप्ता एंड कंपनी नाम की एक इलेक्ट्रिक दुकान थी। अपने चाचा की मदद करने के लिए कीमत राय उनकी दुकान पर जाने लगे। धीरे धीरे काम भी सीखने लगे। एक बार किसी जरूरी काम से उनके चाचा को कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी अपने भतीजे कीमत राय को सौंप दिया और यहीं पर पूरा मामला गड़बड़ाया। चाचा के वापस आने तक भतीजे ने दुकान की पूरी वाट नहीं लगाई थी, बल्कि दुकान का कारोबार 2 गुना 3 गुना बढ़ाया था। लौट कर आने के बाद देखते हैं तो अंकल तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे को पार्टनरशिप की ऑफर दे दी और उसके बाद चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर भगीरथ पैलेस में धूम मचाने लगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो तो ठहरे आखिर दुकानदार। ग्रोथ के लिए लिमिटेशंस आना तय था और वैसे में ये ना ठीक से होलसेलर थे और ना ही रिटेलर। ये लोग तो बस एक मिडलमैन की तरह काम कर रहे थे। एक हाथ से सामान लेते और दूसरे हाथ से दे देते, यही इनका काम था। जिस दिन रिटेलर्स को होलसेलर से सामान खरीदने का दूसरा अच्छा मौका मिल जाता, उस दिन से हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इस बात की भनक क्यूआरजी यानी कीमत राय गुप्ता को पहले से ही लग चुकी थी। इसलिए बाजार में बने रहने के लिए क्यूआरजी कुछ अलग करना चाहते थे, खुद का काम करना चाहते थे, दुकानदार से मैन्युफैक्चरर बनना चाहते थे। और यहीं पर चाचा भतीजे में डिस्प्यूट होने लगे। चाचा चाहते थे जो चल रहा है उसे चलने दो, ज्यादा छिड़कानी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भतीजे को आगे जाना था। आए दिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, अनबन होने लगी। लेकिन हर दिन उठकर ऐसी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये जानने के बाद क्यूआरजी एक पल के लिए शांति से सोचने लगे। अपने चाचा को भी बुला लिया। उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें एक ठंडी सी लस्सी पिलाई, एक कागज के टुकड़े पर कुछ हिसाब किया और अपने चाचा को दिखाया और कहा कि इससे ज्यादा और जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांगो, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन बस वो दुकान मेरे नाम पे कर देना। चाचा ने भी 90,000 रुपयों में सौदा तय किया और यहीं से क्यूआरजी की एक नई शुरुआत हुई। एक तरफ जहां ये चाचा भतीजे दूर जा रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर हवेली राम गांधी की कहानी भी सुनने लायक है। 1948 में हवेली राम ने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेचने वाली एक कंपनी शुरू की थी। कंपनी का नाम था हेवल्स। हवेली राम नाम का ये मॉडर्न वर्जन था। हवेली राम विदेश से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंडिया में मंगवाते, उसकी रीब्रांडिंग करते और बाद में उसे अपने नाम से यहाँ की लोकल मार्केट में बेच देते। उसी समय बाजार में हेवल्स नाम की एक और विदेशी कंपनी थी, डच कंट्री की। नाम सेम होने की वजह से लोग हवेली राम की कंपनी को विदेशी मानते थे, जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला। इसलिए वो खुद होकर कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि उनकी कंपनी विदेशी नहीं है। जैसे जैसे माल की डिमांड और सेल्स बढ़ती गई, हवेली राम ने अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू कर दी। उनका बिजनेस अब फुल टू सेट था, लेकिन अचानक उनकी पत्नी का निधन हो गया और बाद में उनके इकलौते बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। इन 2 झटकों के कारण हवेली राम को बिजनेस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को बेचने का फैसला किया। और लकीली क्यूआरजी पहले से ही हेवल्स का सामान बेचते थे, इसलिए उन्हें ये बात पता चली और उन्होंने तुरंत हेवल्स ब्रांड को 7 लाख रुपए में खरीद लिया। गौर करना कि मैंने सिर्फ हेवल्स का ब्रांड कहा है, पूरी कंपनी नहीं। यानी पूरे 7 लाख रुपए देकर क्यूआरजी ने हेवल्स का सिर्फ नाम खरीदा था, कंपनी नहीं। फैक्ट्री सेटअप, मशीन, एम्प्लॉइज, डीलर, नेटवर्क्स, इनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया सिवाय हेवल्स ये नाम छोड़कर।
तो अगर आप सोच रहे हो जब पूरी कंपनी बिकने के लिए तैयार थी तब इस बंदे ने सिर्फ नाम ही क्यों खरीदा, और वो भी 7 लाख रुपए देकर, और वो भी 60 के दशक में, क्या ये वर्थ था? एक प्योर बिजनेसमैन कैसे सोचता है, इसका ये एक आइडियल एग्जांपल है, तो गौर से सुनना। उन दिनों क्यूआरजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरी कंपनी खरीद सके, और दूसरी बात यह है कि उन्हें मैन्युफैक्चरर बनना था। इसके लिए उन्हें केवल एक ब्रांड नेम की जरूरत थी, प्रोडक्ट की नहीं। प्रोडक्ट तो बाहर से इंपोर्ट भी किया जा सकता था, लेकिन बेचने के लिए अगर एक रेडीमेड ब्रांड मिलता तो बिजनेस सेट करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट रातों रात बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रांड की बात एक रात की बात नहीं है। कम से कम 4-5 साल की कड़ी मेहनत लगती है, और इतना टाइम क्यूआरजी के पास उन दिनों नहीं था। इसलिए उन्होंने सिर्फ हैवेल्स का ब्रांड नेम खरीद लिया। अब वो बाहर से सामान इंपोर्ट करने लगे और रीब्रांडिंग करके हवेली राम की तरह ही अपना सामान बेचने लगे। उन्होंने खुद भी एक दुकानदार के तौर पर काम किया था, इसलिए उन्हें रिटेलर्स का नेटवर्क बिल्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगी, कारोबार बढ़ने लगा, अच्छा प्रॉफिट भी मिलने लगा, और पहले 5 साल तक इसी स्ट्रैटेजी पर वो काम करते रहे। बाद में 1976 में दिल्ली के कीर्ति नगर में उन्होंने अपना पहला प्लांट डाल दिया। 1979 में दूसरी भी फैक्ट्री डाल दी। ऐसे करते करते 1980 तक उनके पास 3 फैक्ट्रीज हो चुकी थी, और उसके बाद क्यूआरजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये थी क्यूआरजी की फाउंडेशनल स्टोरी। अब उन 4 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से उनका बिजनेस लोकल टू ग्लोबल हो गया। पहली स्ट्रैटेजी थी एग्रेसिव एक्विजिशन। एक बिजनेस बनाने में समय लगता है, लेकिन यदि आपको बनाया हुआ बिजनेस मिल रहा है तो उस बिजनेस को लेने में ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। क्यूआरजी ने शुरुआत से इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपने कारोबार को बढ़ाया है। हैवेल्स ने आज तक बहुत सारे एक्विजिशंस किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्विजिशन हुआ था 2007 में। जर्मनी में बनी और पूरे यूरोप में फैली सिल्वेनिया नाम की एक कंपनी जो हैवेल्स से 2.5 गुना बड़ी थी और 100 साल पुरानी थी। इस कंपनी को एक्वायर करने का फैसला क्यूआरजी के लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की फैसला था। ये कंपनी उस समय किसी दूसरी कंपनी द्वारा खरीदी जा रही थी। उनका डील ऑलमोस्ट बन भी गया था। जैसे ही ये बात क्यूआरजी को पता चली तो उन्होंने अचानक एंट्री ले ली और सिल्वेनिया की मैनेजमेंट को समझाने लगे कि देखो, तुम जिस कंपनी को अपनी कंपनी बेच रहे हो वो तो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। अगले 1 साल में आपकी कंपनी को 4-5 टुकड़े में बेचकर वो निकल भी जाएंगे। हम इस फील्ड में पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। एक कंपनी को कैसे बनाते हैं ये हम बखूबी जानते हैं। इसलिए तुम अगर सिल्वेनिया को हमें बेच देते हो तो वादा रहा हमारा, आपके ब्रांड को हम और भी बड़ा कर देंगे। सिल्वेनिया के मैनेजमेंट को क्यूआरजी की इन बातों पर भरोसा आ गया और साथ ही साथ डील भी बन गई। लेकिन अगले ही साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन के चलते बैंक वाले इस कंपनी पर दावा बोल रहे थे, क्योंकि लोन्स के ईएमआई नहीं जा रहे थे। क्यूआरजी ने बैंक ऑफिसर्स को विश्वास में लिया और ईमानदारी से कहा कि देखो भाई, बाजार खराब है लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमें कुछ समय का मौका और दे दो, हम आपके सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर देंगे। बैंक वाले भी कुछ दिनों की मोहलत बढ़ाकर दे दी। उसके बाद सिल्वेनिया को प्रॉफिट में लाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी था क्यूआरजी ने वो सब कुछ कर दिया। एम्प्लॉइज की संख्या 3800 से घटाकर 2500 कर दिया। घाटे में चल रहे सारे यूनिट्स को बंद कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को यूके से भारत में शिफ्ट किया गया और नतीजा 2010 में इस कंपनी ने 1 मिलियन यूरो का प्रॉफिट कमाया। अगले ही साल इस कंपनी का प्रॉफिट 30 मिलियन यूरो तक बढ़ गया। सिल्वेनिया का एक्विजिशन हैवेल्स के लिए एक बूस्टर डोज था। कंपनी के एग्जिस्टिंग चेयरमैन का कहना है कि अगर हमने सिल्वेनिया का एक्विजिशन 2007 में नहीं किया होता तो हमें ग्लोबल लेवल पर इस तरह का एक्सपांशन करने में और 40 साल लग जाते। दूसरी स्ट्रेटेजी थी ब्रांड परसेप्शन। 1990 में ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में चाइनीज कंपनियों की भीड़ बढ़ने लगी। चाइनीज कंपनीज अपना माल सस्ते में बेचती, इसलिए दूसरे इंडियन कंपनी भी सस्ते में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। लेकिन 1998 में अपना खुद का R&D डिपार्टमेंट खोलने के बाद हैवेल्स ने फैसला किया कि अब वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइनीज माल सस्ता है लेकिन हमारा माल असली है, टिकाऊ है, क्वालिटी वाला है। महंगा बेचेंगे लेकिन प्रीमियम बेचेंगे। उसके बाद हैवेल्स ने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग प्रीमियम सेगमेंट में कर दिया और अफोर्डेबल सेगमेंट में चाइनीज और दूसरी कंपनियों को झगड़ने के लिए छोड़ दिया। तीसरी स्ट्रेटेजी थी लीडरशिप। क्यूआरजी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। हर डीलर और रिटेलर से उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे। यदि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता तो वो बीच मीटिंग में रैंडमली अपने किसी भी डीलर या रिटेलर को फोन करके उनकी राय जान लेते। ऐसा करके वो जानना चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है और आगे जाकर क्या चलने वाला है।
स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए वो कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पर 100% डिपेंड नहीं होते थे। चौथी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग। अगर आपने हेवल्स के ये एड्स देखे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हेवल्स की मार्केटिंग टीम स्टोरी टेलिंग करने में कितनी माहिर है। एड्स इस तरह से बनाए जाते थे कि देखते ही कस्टमर के दिल और दिमाग में हेवल्स का नाम छप जाता। शॉक लगा क्या? हेवल्स फायर्स दैट डोंट कैच फायर्स, इन जैसे टैगलाइंस भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। कॉमेडी, इमोशन, स्टाइल, ह्यूमर, इन सभी एंगल से हेवल्स के एड्स बनाए जाते थे। दिल्ली में एक छोटी सी दुकान में बैठकर दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने से लेकर आज दुनिया भर के 60 से भी ज्यादा देशों में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने तक की कीमत राय गुप्ता उर्फ क्यूआर जी और उनके हेवल्स की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके जरिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।